नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड के साहित्य, संस्कृति और कला को विश्व पटल पर रखने के लिए इस उद्देश्य से डोईवाला के थाने में बने लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 की शानदार शुरुआत हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साहित्य प्रेमी पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने महोत्सव की शुरुआत की है। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला पेश करते हुए उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को मुख्य अतिथियों और कार्यक्रम में आए साहित्यकारों के सामने पेश किया गया। एक सोच थी, एक सपना था जो पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देखा था और आज वो सपना साकार हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो एक राजनेता होने के साथ साथ हमेशा से एक लेखक हृदय रहे हैं। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वही लेखक हृदय की एक पीड़ा थी कि एक राइटर विलेज बनाया जाए, लेखक गांव बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड को हम सब जानते हैं इट्स ब्यूटीफुल फॉर शूटिंग। मैं खुद एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ और ज़्यादातर पिक्चरें अब यहाँ पे शूट भी हो रही हैं, तो अगर शूट हो रही हैं तो लिखी क्यों ना जाए। और यही सोच के साथ में लेखकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण मिल सके जहाँ वो बैठकर शांति से अपनी स्क्रिप्ट को लिख सके, ये सोच के साथ इसको बनाया गया है। और इसके हर कोने कोने में आपको उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ की नवग्रह वाटिका है, यहाँ पे कैफ़े बनाया जा रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। मंच से भी कहा कि देखिए जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, शोर बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं लोगों को जो लेखक हैं और ख़ासकर आत्मचिंतन करना चाहते हैं, बैठकर सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रकृति की गोद में ऐसी एक जगह होना जहाँ वो आकर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है स्वप्न है और आइडिया है। और अब तो इसका मूर्त रूप हम देख रहे हैं होते हुए। तो आदरणीय निशंक जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है कि उन्होंने ये शुरुआत की है। और इसके बाद मुझे लगता है कि सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका भी उसी तरह से सदुपयोग भी हो। और एक पक्ष इसका जो निशंक जी ने कहा भी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लेखक बहुत स्ट्रगल करते हैं, कई बार जो है कलम दम तोड़ देती है, तो कलम दम न तोड़े, उसकी सांसें जीवित रहें, उसके लिए भी प्रयास करना, तो चाहे आर्थिक रूप से हो या इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको यहाँ पे जगह देने की बात हो, तो लेखकों को ऐसी एक जगह प्रस्तुत करना जहाँ पर वो जीवन के प्रति कड़वाहट ना आ जाए। उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 29 अक्टूबर को देश की पहली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश एम्स की निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों, दुर्घटनाओं और सीरियस मरीज को ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए लाया जाएगा। वहीं यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव का कार्यकाल इस महीने पूरा हो जाएगा। यूपीसीएल सहित सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राज्य सरकार उनको 2 साल का सेवा विस्तार देने जा रही है। अनिल यादव के सेवा विस्तार पर सोशल मीडिया में जंग छिड़ चुकी है। विवादित अधिकारी पर इतनी मेहरबानी क्यों है, तमाम सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। देखिए, मैं सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए, एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नगर निगम में भी रहा था, लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रहा। निश्चित रूप से सरकार पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, आपका यूजेबीएनएल है, आपका तकनीकी शिक्षा परिषद है, ये सब तो एक्सटेंशन में चल रहा है। महत्वपूर्ण विभाग जितने हैं सारे के सारे एक्सटेंशन में चल रहे हैं और पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। और निश्चित रूप से एक्सटेंशन मिलने से जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके मनोबल उनका टूटता है,
उनकी मनोवृत्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे सबसे बड़ी बात जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात होती है। और यूपीसीएल में तो गजब ही हो गया, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं। वहां के जो अनिल यादव हैं, जो एमडी हैं, उनके ऊपर तो तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। और पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने किस संबंध में, किस लिए, क्या सोचकर उनको एक्सटेंशन देने का काम किया है। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुल रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे, वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जांच करवाई और जांच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। वहीं आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन प्रपत्र लिया है। तो दिनों में 3 नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हो चुकी है। राष्ट्रीय दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की थी और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। वहीं मंगलवार को डॉक्टर आशुतोष भंडारी और रमेश नौटियाल ने नामांकन प्रपत्र खरीदा था। 2 दिनों में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर होगी। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सन का रैंडमाइजेशन प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। ऑब्जर्वर्स जो निर्वाचन आयोग के द्वारा तैनात किए जाएंगे उनका ड्यूटीज भी प्राप्त हो चुका है और उनमें से जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वो जनपद में अपना योगदान दे चुके हैं और जो जनरल ऑब्जर्वर हैं और जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं वो मतलब नामांकन के एक दिन पूर्व जो है वहां उपस्थित हो जाएंगे। उसके पश्चात जहां पर काउंटिंग की व्यवस्था होगी उस हॉल का भी चयन कर लिया गया है। उसका सही मानकों के अनुरूप उसका लेआउट तैयार कर लिया गया है। जैसे ही ऑब्जर्वर साहब के साथ डिस्कशन हो जाएगा तो उसके अनुरूप उसको निर्वाचन आयोग को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए नामांकन के लिए अभी 4 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के द्वारा अभी तक नामांकन नहीं कराया गया। यहां तक कि भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर जहां सबकी नजरें टिकी हुई है, तो निर्दलीय प्रत्याशी या दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से भी किसी के द्वारा नामांकन अभी तक किया नहीं गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जुगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। नामांकन से लेकर चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से जुटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होने के साथ ही पथराव भी किया गया है, इस दौरान जमकर बवाल देखने को मिला, जिसको लेकर अब उत्तराखंड में सियासत गर्म होती हुई नजर आई। कांग्रेस जहां भाजपा पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि चुनाव को देखते हुए भाजपा उत्तराखंड में सांप्रदायिकता का माहौल खराब करना चाहती है। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के जांच के निर्देश दिए हैं और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों में एक समुदाय विशेष के द्वारा उत्तराखंड की युवतियों को निशाना बनाया गया,
उनको भगाने या फिर छेड़खानी की घटना की गई उनके साथ, उसका भी आक्रोश देखने को मिला है। देखिए, कानून व्यवस्था का काम है और कानून निश्चित रूप से अपने ढंग से काम कर रहा है और सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही लेकिन जिस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से पहाड़ में लगातार हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको परिवर्तित करने का जो षड्यंत्र लगातार चल रहा था और जिस प्रकार से अनेकों घटनाएं, दुर्भाग्यजनक घटनाएं सामने आई कि अपनी पहचान छुपाकर वहां की लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा के ले जाना, लड़कियों को छेड़ना, कई घटनाएं पहाड़ों में लगातार देखने को मिली है। इस कारण कहीं न कहीं लोगों में जनाक्रोश है और इस जनाक्रोश के कारण भी ये सामने आएगा। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट है कि चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तरकाशी में मस्जिद को हटाने को लेकर हुए बवाल के बाद घटना पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी। सांसद ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए इसे पुलिस की विफलता भी बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उत्तरकाशी जैसी जगहों पर अगर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो इसमें पुलिस की बड़ी विफलता देखने को मिलती है। हाँ, उत्तरकाशी घटना मैंने सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा है और इस तरह की घटनाएं न हो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। ये पुलिस की नाकामी को साबित करता है, जैसा उत्तरकाशी में कल हुआ, लाठीचार्ज भी कल हुआ, गलत हुआ है। उत्तरकाशी जैसी जगहों पर अगर इस तरह की नौबत आ रही है तो क्यों आ रही है, किसकी विफलता है ये सोच। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून सचिवालय में दीपावली प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली को लेकर बनाई गई सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सीएस राधा रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशवासियों से दीपावली पर स्थानीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी का अनुरोध किया। इस अवसर पर सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सब आके इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। दिवाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज करें, तो हम लोगों के बच्चों ने जो बनाए ये तो अपने प्रदेश के बच्चे, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, इन्होंने जो बनाया है सब लोग इन्हीं को यूज करें, इसीलिए हम यहाँ से एक गिफ्ट हैम्पर ले जा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटाघर में भी AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी। वही खबर रुड़की से है, जहां नारसन ब्लॉक के गांव थितकी ने पिछले दिनों अपने गांव में लगने वाले जनता दरबार में जिलाधिकारी से तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुहार लगाई थी, पर कोई भी प्रशासनिक टीम अब तक वहां अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं पहुंची है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने चिंता जताते हुए कहा कि तालाब को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है, नहीं तो जगह जो बची है वो भी नहीं रहेगी, उस पर भी जल्द ही कब्जा कर लिया जाएगा, जिससे गांव के पानी की निकासी में बेहद ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 9/2024 को हमारे यहाँ सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में डीएम साहब आए थे। उन्हें हमने मौखिक भी बताया था और लिखित में भी दिया था कि हमारे यहाँ कभी तालाब हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है, जो लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर करके बंद कर दिया गया।
अब ये डीएम साहब ने उसके लिए टीम गठित की थी। 19 तारीख को टीम आई थी। 19 तारीख को टीम आई थी, वहां जेसीबी जाने का रास्ता नहीं था, तो 25 तारीख के लिए फिर से बोला था कि टीम आएगी और रास्ता बनाए। अभी क्या किया? वही दिवाली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मार्केट में मोबाइल टेस्टिंग लैब उतारी है। टीम ने शिवालिक नगर में 62 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और उनकी जांच भी की। मौके पर टेस्ट लिए गए और ज्यादातर खाद्य पदार्थों के सैंपल ठीक नहीं पाए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस लैब में निःशुल्क खाद्य पदार्थ की टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग जारी रहेगी। आज जो हमारे आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पेशल ही हरिद्वार जिले के लिए टेस्टिंग वैन भेजी गई है। इसमें ऑन स्पॉट आप प्राइमरी जांच कर सकते हैं अपने खाद्य पदार्थों की, और सभी लोग, आप चाहे वो व्यापारी हो या जो घर में यूज़ कर रहा है उनके लिए है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये वैन यहाँ पे आज हरिद्वार में आई है। और हमारे डीसी जो इसके इंचार्ज है RS खट्टर साहब, वो भी प्रचार प्रसार में अब देख रहे हो, वो भी लगे हुए हैं। और पूरी वैन में हम आज यहाँ चेक करेंगे प्राइवेट दृष्टि जो भी खाद्य पदार्थ इस टाइप के पाए जाते हैं, जो अनसेफ या सब स्टैंडर्ड है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो सही पाए जाते हैं और जो भी चीज़ होगी तो प्राइवेट जांच में हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये दीपावली के लिए विशेष अभियान के तौर पर विशेष? वही रानीखेत में महाविद्यालय में छात्रों का भारी धरना प्रदर्शन जारी है। कॉलेज परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद सहित नगर कोतवाल पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। छात्र कॉलेज के चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर बेहद गुस्से में है, नारेबाजी करते हुए नजर आए। कॉलेज में ताले लटका दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका गया। छात्र छात्राओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर 1 दिन का समय दिया है कि उनकी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी आंदोलनरत छात्र, इनका कहना था आंदोलन जारी रहेगा जब तक चुनाव न हो जाए। संघ के चुनाव को जल्द कराने को लेकर चल रहा है। तो छात्र यहाँ ही नहीं, केवल हमारे पूरे जिले एवं प्रदेश में भी आंदोलन करें। तो यहाँ जो छात्रों का आंदोलन अभी तक पीसफुल है, उन्होंने नारेबाजी जो है वो चल रही है। छात्रों से लगातार हम भी वार्ता कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, कोई भी उग्र या इस तरह की चीज़ें ना करें। तो छात्र अभी तक उसी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। छात्र एडमिशन स्टार्ट होने के सभी महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जिस दिन से एडमिशन स्टार्ट होता है उससे 45 दिन के अंदर इसमें सितंबर 30 तक चुनाव कराने सरकार को जो समय था वो था, लेकिन उन्होंने की मंशा ही शुरू से ही इस साल छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं थी, इसलिए इन्होंने देर की। अब हाईकोर्ट में NSUI के हमारे कुछ साथी गए, तो कल इस पर डिसीजन आया कि देर हो गई, इस वजह से छात्र संघ चुनाव प्रदेश में नहीं कराए जाए। हम लगातार रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव ठसका में पिछले 1 सप्ताह से डेंगू ने अपना कहर बरपाया हुआ है। वहीं इस बीच 3 बार स्वास्थ्य विभाग अपना कैंप लगा चुका है, पर आज भी 8 मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि एक ओर डेंगू के इलाज की पूरी सुविधाओं को स्वास्थ्य विभाग दावा करता हुआ नजर आता है, वहीं रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखी जा रही है। उन्हें दवाई का पर्चा थमा दिया, बाहर से दवाई लेकर आओ। कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा उनका। उन्हें मरने के कगार पे भेज दिया वहां इन्होंने। कितने लोग गए? 8 लोग गए। तो हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं? पर्चा दे दिया, बाहर से दवाई लेकर आओ। इससे अच्छा तो अपने घर इलाज करा लेंगे, फिर इनका कैंप का फायदा क्या हुआ हमें यहाँ? सरकार से क्या मांग? उनका इलाज कराओ, जब सरकार पर दवाई दो ना उन्हें, या लोगों को मारने का ठेका ले रखा है। कैंप को बंद कर दो यहाँ। किस तरह से पीड़ित थे, कौन से रोग से पीड़ित थे? डेंगू। क्या कहा गया यहाँ कह दिया आपकी वहाँ पे वो लगा हुआ डेंगू का अलग वार्ड बना हुआ, वहाँ इलाज होगा, लेकिन वहाँ 10 बजे गए हुए उन्हें कोई भी आज तक एक इंजेक्शन नहीं लगा अब तक। अब पर्चा दे दिया, बाहर से दवाई ले आओ। वहीं इन दिनों हरिद्वार में वार्षिक गंगा बंदी चल रही है, जो छोटी दीपावली तक चलेगी। इस बीच गंगा के बंद होने के चलते हजारों टन कूड़ा गंगा में दिखाई देने लगा है, जिसकी सफाई के लिए तमाम सामाजिक संगठन आगे आकर गंगा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंगा में उतरकर लोगों को जागरूक करने के लिए 1 घंटा श्रमदान कर गंगा सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार सांसद गंगा सफाई को गणेश घाट पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का जिला है हमारा हरिद्वार जिला, हमारे वहाँ के जिला के अध्यक्ष जी संदीप जी, यहाँ के विधायक मदन जी और आदेश चौहान जी और पूरी टीम, हमारे ब्लॉक प्रमुख जो है, प्रमुख कार्यकर्ता, आज गंगा की सफाई का हम लोगों ने तय किया कि एक बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए 1 घंटे का सफाई अभियान गंगा जी में चलाया जाए। उसी निमित्त आज यहाँ पर सफाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है, ये लगातार बना रहे। आज सांसद जी के नेतृत्व में गंगाबंदी के दौरान एक स्वच्छता अभियान जो सांसद जी ने आह्वान किया था, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस अभियान में लगे हैं और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता अब अपने क्षेत्रों में भी जहां जहां उनके निवास है, वहां जहां वार्डों में ये अपर गंगा कैनाल उनके क्षेत्र में पड़ती है, वहां भी सबको जुटने का आह्वान किया था और सभी। खबर चंपावत से है, जहां चलथी थाना में आमोड़ी के पास खाई में गिरे युवक को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात घनघोर अंधेरे में लगभग 100 मीटर नीचे खाई में उतरकर युवक को रोप के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। युवक को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर रुड़की से है, जहां शहर के एक व्यापारी के नाम से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पटाखा व्यापारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें डाक के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा भेजी गई थी। वही मामले में जांच हुई, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में व्यापार मंडल पदाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की बात कही गई। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए व्यापारी देशबंधु गुप्ता ने बताया कि उनके नाम से नगर के थोक पटाखा व्यापारियों के खिलाफ 19 अलग अलग डाक कई विभागों के अधिकारियों को भेजे गए, जिसमें जांच के लिए उनके घर एक पत्र आने शुरू हुए तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। जो भी आदमी व्यापारियों की शिकायत कर रहा है, एक तो व्यापारी नहीं है और ना ही शहरवासी है, क्योंकि शिकायत करना एक अलग तरीका है। आपको किसी से कोई दिक्कत है, आप पर्सनल अपने से कीजिए, लेकिन आप देशबंधु जी का नाम यूज कर रहे हैं। आप देखिए स्टेडियम के अंदर फुटकर छोटे छोटे व्यापारी हैं, 100 के 100 व्यापारियों के अंदर गुस्सा है। कल को खुदा न खास्ता भगवान न करे ये भी अपना दुकान वहां लगाते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? आज ये प्रेस वार्ता करी है, मैंने करी है, अपने दुखी मन से की है। लगभग 30 वर्ष मेरे को इस समाज के अंदर कार्य करते हुए हो गए हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा ये 37 पत्र मेरे नाम। खबर देहरादून से है, जहां थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में चोरी के 2 आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके संबंध में एसएसपी देहरादून ने बताया कि मोबाइल लैपटॉप चोरी के इस मामले में 2 संदिग्ध युवकों से अब तक पूछताछ की गई है, तो मालूम हुआ है कि यह दोनों ऐसे क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं जहां स्टूडेंट रहते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में चोरी करते थे। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए NTF।